हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो मैकेनिक्स में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है यूनिट थर्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा क्या था, मूवमेंट। तो अगर हम मूवमेंट की बात करें यूनिट थर्ड में, तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट यानी कि मूवमेंट का बेसिक आइडिया क्या होता है, किस तरीके से मूवमेंट काम करता है, होता क्या है, किस चीज़ को मूवमेंट बोलते हैं, कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, साइन कन्वेंशंस क्या होता है, इसके बारे में हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी वो चीज़ें देखी थी कि मूवमेंट क्या होता है। उसके अलावा यूनिट ऑफ मूवमेंट एंड मूवमेंट फोर्स क्या होती है वो भी हमने देखा था। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, साइन कन्वेंशन एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिग्नन थ्योरम्स, जो कि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि आपको केवल वेरिग्नन थ्योरम की डिफिनीशंस ही पढ़नी है। तो वेरिग्नन थ्योरम जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। अगर हम बात करें वेरिग्नन थ्योरम की, तो डिफिनीशन की बात करें तो अगर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, एक स्पेशल केस है उसका। वैसे वेरिग्नन थ्योरम्स क्या होती है कि मान लीजिए किसी पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस जो है किसी बॉडी पे कार्य कर रही हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेन में। तो उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का आघूर्ण, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट उन फोर्सेस के आघूर्ण के, उसी पॉइंट के अबाउट उन फोर्सेस के आघूर्ण के समेशन के बराबर होगा, है ना। यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी समतलीय बलों का उसी समतल में स्थित एक बिंदु के परितः घूर्ण का आघूर्ण, घूर्णों का बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम, उसी बिंदु के परितः बलों के परिणामी के घूर्ण के बराबर होगा। ये हमने डिस्कस करा था एग्जाम्पल्स में। जैसे कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लग रही हैं। अब मान लीजिए ये फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F1, F2, इनका रिजल्टेंट R है। तो F1 जो है उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सेम प्लेन में कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, मान लीजिए O लाई कर रहा है। O से जो F2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D2 है, F1 की D1 है और रिजल्टेंट की D है। तो एज पर वेरिग्नन थ्योरम हमारा RD बराबर क्या हो जाएगा, F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2। यहाँ तक जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यानी कि घूर्णों का सिद्धांत। आइए उसके पहले प्रीवियस यूनिट के कुछ एग्जाम्पल्स रिमेन है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है 2.50, इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि चित्र में दी गई कैंटिलीवर बीम पर बद्ध टेक द्वारा प्रतिक्रिया ज्ञात करिए। मतलब आपको रिएक्शन बताना है। ये कैंटिलीवर बीम आपको दी हुई है। तो अगर आप कैंटिलीवर, ये जो बीम है, इस पे पहले आप फोर्स एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी फोर्सेस इस बीम पे लग रही हैं। तो अगर हम इस कैंटिलीवर बीम पे फोर्सेस के बारे में बात करें और कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, तो आपको पता है कि जो कैंटिलीवर बीम होती है उसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट कार्यरत होता है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कार्यरत होती है और एक मूवमेंट। तो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स ए पॉइंट पे लगाया और ए के अबाउट ही मूवमेंट लगाया। अब ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में लगाएंगे, देखिए ये फोर्सेस क्या कर रही हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रही हैं। क्यों, 800 न्यूटन और 400 न्यूटन इसको क्या करेगी, पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगी। तो हमने जो रिएक्शन था कैंटिलीवर का, वो इसके अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ए पे अप्लाई कर दिया। अब फिर सेम प्रोसेस करेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट को, जो क्या नाम है आपकी बैलेंस कंडीशन होती है, उसमें हम इक्वल टू 0 करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास केवल ए पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है HA, वो इक्वल टू 0 होगा, जिसको आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। अगर रिएक्शन कहा है, क्योंकि रिएक्शन इसने मेंशन किया हुआ है
तो आप इसको HA बराबर 0 दिखा देंगे। उसके बाद y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में हमारी एक तो 800 और 400 न्यूटन फोर्सेस कार्य कर रही हैं। तो सॉरी, अब देखिए जो ये फोर्सेस डाउनवर्ड कार्य कर रही हैं, इनके अगेंस्ट जो है हमारा एक वर्टिकल रिएक्शन भी कार्य करेगा। वो वर्टिकल रिएक्शन जो है क्या होगा, ए पॉइंट पे RA होगा, क्योंकि ए पॉइंट पे हमारी जो कैंटिलीवर बीम है उसको सपोर्ट है, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे RA हो जाएगा। अब हम अपवर्ड फोर्सेस को क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो इस तरीके से जो अपवर्ड फोर्सेस हमारी है RA, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है उसको निगेटिव लेंगे। तो RA माइनस 800 माइनस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन y डायरेक्शन इक्वल टू 0। यहाँ से हमें RA इक्वल टू 1200 न्यूटन मिल जाएगा। अब मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, क्योंकि हम ए के अबाउट जो है मूवमेंट भी 0 करेंगे। तो यहाँ पे बात करें ए पे कौन सी फोर्सेस, HA जो है ए पे ही कार्य कर रही है, तो इसका मूवमेंट 0 होगा। RA भी ए पे कार्य कर रही है, तो इसका भी मूवमेंट 0 होगा। उसके बाद 800 2 मीटर पे कार्य कर रही है, 2 मीटर डिस्टेंस पे कार्य कर रही है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य कर रही है, इसलिए निगेटिव लिखेंगे। तो माइनस 800 इंटू 2 और माइनस 400 इंटू 5। तो यहाँ से जो टोटल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा वो 3600 न्यूटन मीटर आएगा। यानी कि हमारा जो मूवमेंट अबाउट ए होगा वो 3600 न्यूटन मीटर होगा। इस तरीके से हमने सारे रिएक्शंस को जो है वो ज्ञात कर लिया। यही आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो लगभग हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर नेक्स्ट कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिखते हैं, एक यूडीएल पे आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, यूडीएल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई बीम है जिस पर एक समान वितरित भार यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी तीव्रता, अब देखो मैंने बताया था कि जो यूडीएल होता है, जो यूबीएल होता है, उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू दी जाती है और इसकी इंटेंसिटी पर यूनिट कितना लोड लग रहा है वो दिया जाता है। तो तीव्रता आपको दी हुई है 200 न्यूटन पर मीटर, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो लोड है ये पूरी बीम पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट दिए हुए हैं ए बी, और उन पे आपको रिएक्शंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो हमारा यूडीएल लगा हुआ है उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो उसकी तीव्रता होती है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 200 न्यूटन मीटर जो है लोड की इंटेंसिटी है, इसको हम लेंथ यानी कि 4 मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे और अप्लाई कहाँ करेंगे, इन द मिडिल ऑफ द लेंथ ऑफ लोड। मतलब कि लोड जहाँ पे कार्य कर रहा है उसकी लेंथ के मिडिल में। तो 4 मीटर पे लोड कार्य कर रहा है, यानी कि 2 मीटर पे हम लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्वेश्चन को ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि आप पॉइंट लोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चूंकि एंड ए पे हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारी 2 रिएक्शन कार्य करेंगी, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। उसके अलावा बी पे क्या है, रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारी एक रिएक्शन होगी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कोई कार्य कर ही नहीं रही, इसलिए HA बराबर 0 होगा। वर्टिकल की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, यानी कि RA प्लस RB माइनस 800 इक्वल टू 0, तो RA प्लस RB इक्वल टू 800। अब आप मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, तो आपको 2 इक्वेशन और 2 अननोन मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो अगर आप पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच ए और आर ए तो आपका जीरो हो जाएगा, इसको छोड़िए। 800 का क्लॉक वाइज आएगा, तो क्या होगा 800 इंटू टू, ये निगेटिव में, माइनस 800 इंटू टू, और ये पॉजिटिव में आर बी इंटू फोर। तो आर बी इंटू फोर बराबर 1600। तो यहाँ से आर बी आपको 400 मिल जाएगा। और पहली इक्वेशन आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 800 में आप रखिएगा, तो आपको आर ए भी 400 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ओवरहैंग के क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले भी कराए थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको कराने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ओवरहैंग बीम विथ यूडीएल लोड। तो ओवरहैंग, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि धरन एक कोई बीम है जिसके पॉइंट बी और सी पे आपको रिएक्शन पता करनी है। टोटली जो है सारी वैल्यूज आपको फिगर में दी हुई हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक 20 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड है वो भी आपको एट अ पॉइंट ए दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा 15 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी का आपको एक लोड दिख रहा है, जिसको जो कि क्या नाम है, टोटल 8 मीटर की लेंथ पे कार्यरत है। देखिए 2 मीटर इधर और 6 मीटर इधर। तो कुल मिला के जो है आपका यूडीएल लोड वो 6 to 8 मीटर की लेंथ पे यूडीएल आपका लगा हुआ है, दैट इज पॉइंट ए से पॉइंट सी तक। उसके अलावा एक लोड आपका 20 किलो न्यूटन पॉइंट डी पे कार्यरत है। तो पहले क्या करेंगे कि जो आपका यूडीएल लोड है इसको आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस में भी देखा था कि जो हमारा यूडीएल होता है उसकी इंटेंसिटी को हम टोटल जितने लेंथ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारा यूडीएल लोड की वैल्यू मिल जाती है। और वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है, जितने लेंथ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब यहाँ पे क्या है 6 + 2 8 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 8 मीटर के मिडिल में दैट इज 4 मीटर पे, 4 मीटर किस एंड पे, एंड ए से 4 मीटर की डिस्टेंस पे जो हमारा यूडीएल है ये लगेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पॉइंट में जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो 15 इंटू 8, 8 क्या है, ये टोटल यूडीएल की लेंथ है। 15 इंटू 8 यानी कि 120 किलो न्यूटन। और ये कहाँ लगेगा, ये टोटल लेंथ 8 है, तो 4 यानी कि ए से 4 की डिस्टेंस पे, 4 मीटर की डिस्टेंस पे ये हमारा यूडीएल कार्यरत है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि लोड कौन कौन से लग रहे हैं। अब बात करते हैं रिएक्शंस। तो रिएक्शन जो है हमारा, क्योंकि सपोर्ट हमको पॉइंट बी और सी पे दिया हुआ है, तो हमारी रिएक्शन भी पॉइंट बी और सी पे ही लगेगी। तो पॉइंट बी पे माना हमने कि रिएक्शन आर बी लग रही है और पॉइंट सी पे रिएक्शन आर सी लग रही है। तो आपको फिगर में जो दूसरा पोर्शन दिख रहा है ये हमारा बीम का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फोर्स एनालिसिस होगी, कौन कौन सी फोर्सेस बीम पे कार्य कर रही हैं। अब वही हमारे पास 3 इक्वेशन है, दैट इज हॉरिजॉन्टल में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, और वर्टिकल में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो पहले हम करते हैं हॉरिजॉन्टल में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0। तो अगर बात करें समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल में हमारी कोई फोर्स
कार्यरत नहीं है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में हमारा कोई भी समेशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड जो फोर्सेस हैं हम उनको पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव लेते हैं। तो अपवर्ड फोर्सेस आपकी आर बी हैं और आर सी हैं। तो आप आर बी प्लस आर सी और डाउनवर्ड कौन कौन सी हैं? 20 किलो न्यूटन है, 200 किलो न्यूटन है और 320 किलो न्यूटन। तो यानी कि आर बी प्लस आर सी माइनस 20 किलो न्यूटन माइनस 200 किलो न्यूटन माइनस 20 किलो न्यूटन, तो सॉरी 120 किलो न्यूटन माइनस 20 किलो न्यूटन। तो आर बी और आर सी जो है ये हमको अननोन है, तो हम क्या करते हैं कि आर बी आर सी को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से जो -20 मिलकर -40 हो जाएगा और ऐड करेंगे तीनों को तो -160 हो जाएगा। इसको हम जो इक्वल का साइन है उसके उधर भेजेंगे तो आर बी प्लस आर सी इक्वल क्या हो जाएगा? 160। अब देखते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। पॉइंट बी हमारा ये है, इसके अबाउट मान लीजिए हम मूवमेंट ले रहे हैं। आप मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट भी ले सकते हैं या पॉइंट सी के अबाउट भी ले सकते हैं, जैसा भी आप कन्वीनियंट समझें। यहाँ पे अगर हम पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो सबसे पहले जो ए पे फोर्स हमारी लग रही है वो 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन क्या कर रही है? पॉइंट बी के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। अब एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव मान के चलते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 20 इंटू 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आर बी, अब बी के अबाउट ले रहे हैं तो आर बी का तो 0 होगा। उसके अलावा बात करें तो आर बी के बाद 120 किलो न्यूटन ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो -120 इंटू 2 और आर सी जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में कार्यरत है, तो प्लस आर सी इंटू 6। फिर 20 किलो न्यूटन एंड पे लग रहा है नीचे की तरफ, तो -20 इंटू 8। अब यहाँ से देखेंगे तो आर बी जो है 0 हो जाएगा, बचेगा केवल आर सी। तो 6 आर सी बराबर हो जाएगा 240 प्लस 160 माइनस 40। यहाँ से जो है आर सी की वैल्यू हमारी 60 किलो न्यूटन आ जाएगी। तो जब आर सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो वहाँ से हमारा आर बी भी आ जाएगा 100 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम जो है रिएक्शन फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक 500 न्यूटन की एक समान छड़ क्षैतिज अवस्था में दो रस्सियों द्वारा लटकी हुई है। अब देखिए ये आपकी छड़ है, ये रस्सी है, तो रस्सी अगर है तो आप वहां पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, टेंशन फोर्स होती है रस्सी में, मतलब ए और बी पॉइंट पे कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ये पहली चीज हमको ध्यान में रखना है। फिर क्या है, प्रत्येक रस्सी 450 न्यूटन का अधिकतम भार वहन कर सकती है। मतलब कि इसकी जो लिमिट है टेंशन की, उसमें मैक्सिमम टेंशन 450 न्यूटन हो सकती है। छड़ के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर 300 न्यूटन का भार रखा जाए कि छड़ संतुलन मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब कि मिडिल पॉइंट पे किस पोजीशन पे 300 न्यूटन का भार रखा जाए कि छड़ जो है वो संतुलन में रहे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा मिडिल पॉइंट है 500 न्यूटन जो जिस पे लग रहा है, उससे हम एक्स डिस्टेंस पे 300 न्यूटन का जो लोड है उसको रखते हैं। अब वैसे अगर फ्री
पोजीशन में आपकी जो रॉड है वो है, तो वहाँ पे हम बैलेंसिंग का इक्वेशन अगर देखें वाई डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ए पॉइंट पे जो है आपका टेंशन टी ए कार्य कर रहा है और बी पॉइंट पे टी बी, तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे। फिर 500 न्यूटन और 300 न्यूटन निगेटिव होंगे, तो टी ए माइनस 500 माइनस 300 प्लस टी बी इक्वल टू 0। यहाँ से टी ए प्लस टी बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में तो हमारी कोई फोर्स कार्यरत है नहीं, तो क्या करेंगे चलिए बताते हैं। तो हम एक मोमेंट जो लेते हैं, वो हम मोमेंट लेंगे पॉइंट डी के अबाउट, मान लीजिए ले लिया हमने। अब डी हमारा कहाँ पे है, थोड़ा जूम करते हैं। अब देखिए, चूंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग नहीं रही है, तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कोई इक्वेशन है नहीं। वर्टिकल की इक्वेशन से हमें दो अननोन के साथ एक इक्वेशन मिली, जिसमें टी ए और टी बी दो अननोन है। तो अभी इन दो अननोन वैल्यूज को हमें ज्ञात करने के लिए मूवमेंट लेना पड़ेगा। अब आप किसी ऐसे पोजीशन से मूवमेंट लीजिए जहां पे जिसकी जो डिस्टेंस है हर पॉइंट की वो पता हो। तो मान लीजिए हम ए से लेते हैं, तो ए से हमें 500 न्यूटन की लेंथ पता है एल, उसके बाद 300 की भी पता है, एल प्लस एक्स कर देंगे। उसके अलावा बी की भी पता है, एल प्लस एल टू एल। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से मूवमेंट लेंगे तो जो हमारा टी ए होगा वो तो कोई मूवमेंट जनरेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, कोई भी, ये एक तरीके से रिएक्शन फोर्स है, ना कि एक्शन फोर्स। और वो भी क्या है, टेंशन फोर्स, जो कि टीवी के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए, जो 500 न्यूटन का फोर्स है वो ए को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, -500 इंटू एल। उसके बाद दूसरी फोर्स 300 है, ये भी नीचे की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। तो 300 इंटू एल प्लस एक्स माइनस में। उसके अलावा टीबी, अब देखिए टीबी क्या है, बी पॉइंट पे जो रिएक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और रॉड पे जो, चूंकि हम रॉड को कंसीडर कर रहे हैं, रॉड का मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो रॉड पे हम रिएक्शन देखेंगे, तो रॉड पे जो टेंशन फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रही है, क्योंकि टीए भी लग रहा था, लेकिन टीए क्या है, उसी ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो टीवी इंटू टू एल ये पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो जो हमारा आएगा रिलेशन, वो एक्स और एल में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से एल के फॉर्म में जो है एक्स बराबर एल बाई थ्री, यानी कि बी की साइड में एल बाई थ्री पोजिशन पे, ये जो टोटल लेंथ एल है, इसके 1/3 पार्ट पे मिडिल पॉइंट पे हम इसको जो है वेट को प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को, जो क्या नाम है आपके बीम के क्वेश्चंस हो गए, वो हम सिमिलरली जो है कोई भी क्वेश्चन होगा, मैंने हर टाइप के लगभग क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए हैं, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा रिमेन टॉपिक थर्ड यूनिट का, जिसमें हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ना है, यानी कि घूर्णों का सिद्धांत। लीवर के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, सॉरी, लीवर के बारे में पढ़ने से पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा मूवमेंट होता है वह जनरली क्या करता है, किसी भी जिस बॉडी पे कार्यरत होता है जो मूवमेंट फोर्स होती है, या तो उस बॉडी को क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करता है। अगर ये जो मूवमेंट है, जो मतलब कि
किसी बॉडी पे जो मूवमेंट लग रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि चाहे बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, अगर लगने वाले उन मूवमेंट्स का सम यानी कि बीजगणितीय योग जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जीरो है, तो जो वस्तु है वो हमारी क्या कहलाएगी, संतुलन में कहलाएगी। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। मतलब जो हमने अभी जस्ट पहले किया था, एग्जांपल्स में देखा है कि टोटल समेशन ऑफ जो मूवमेंट है उसको लेके हम जीरो कर देते हैं, है ना, कि हमारी बॉडी चूंकि संतुलन में है, भाई रोटेट तो कर नहीं रही है, हम किसी भी रोटेटरी बॉडी की तो स्टडी कर नहीं रहे हैं, हमारी बॉडी एक फिक्स पोजीशन में बैलेंस कंडीशन में है, तो वहाँ पे जितने भी मूवमेंट होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, उन सारे मूवमेंट्स का समेशन क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। अगर डिफिनीशन की बात करें तो यदि किसी बिंदु पर, यदि किसी वस्तु पर किसी बिंदु या अक्ष के परितः दक्षिणावर्त घूर्ण का बीजगणितीय योग उस बिंदु या अक्ष के परितः वामावर्त घूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर है, तो वह वस्तु संतुलन में कहलाएगी। तो चाहे आप कह लीजिए कि समेशन ऑफ मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चाहे समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन जो है ये आपका डिफिनेशन बताता है। यानी कि समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्सिस और पर्टिकुलर पॉइंट विल बिकम इक्वल टू जीरो। यही आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है वो बताता है। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बल का परिमाण मैग्नीट्यूड जो है वो 15 न्यूटन है, जो कि एक वस्तु पर कार्यरत है, जिसका एक सिरा फिक्स्ड है, फिक्स्ड पॉइंट से बल की दूरी 3 मीटर है, तो बल का घूर्ण ज्ञात करिए। अब चूंकि एंड फिक्स है तो फिक्स एंड की दूरी कितनी दी हुई है आपको, जहां पे फोर्स लग रहा है वहां से 3 न्यूटन। तो मैंने आपको डिफिनेशन और जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है अघूर्ण का उसमें बताया था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। तो यहाँ से हमारा अघूर्ण क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 बराबर 45 न्यूटन मीटर। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीवर। लीवर, तो देखिए एक तरीके से जो लीवर होता है हमारा, आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रथम, जिसको आप उत्तोलक भी बोलते हैं हिंदी में, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ये एक प्रकार से देखिए क्या होता है, या तो स्ट्रेट या आप कह लीजिए कि कर्वेचर कर्व रॉड होती है या छड़ होती है, जो क्या करती है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ क्या कर सकती है, घूम सकती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। आपके बहुत से डेली लाइफ में बहुत से प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके डेली लाइफ में लीवर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये क्षण जो है, स्ट्रेट क्षण या क्या नाम है आपका, वक्राकार क्षण घूम सकती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फलक्रम बोलते हैं। फलक्रम कह लीजिए या फिर आलम्ब कह लीजिए, पिवट जिसको बोलते हैं, या आप कह लीजिए सपोर्ट, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। अब बात करें कि उपयोग कहाँ पे है, एप्लीकेशन कहाँ पे है लीवर का। तो अगर आप बात करें, जैसे कि आपके पास हथौड़ी होगी, आपने सबने लैब में देखी होगी हथौड़ी, जो आपके केली गाड़ने के काम आ जाती है, या आपका हैंड पंप हो गया है, घर पे जब मम्मी खाना बनाती हैं तो जिससे
रोटियां उतारती हैं, ठीक है, टांग, जिसको क्या बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बोझा ढोने वाली गाड़ी होती है, कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं लीवर के, ठीक है। तो जो आपका एफर्ट होता है या प्रयास जिसको बोलते हैं, और जो लोड होता है, तो लोड को उठाने के लिए जो लगने वाला एफर्ट है, हमारा लीवर उसको क्या करता है, उसको, उस एफर्ट को कम करता है, रिड्यूस करता है आसानी से, जिससे हम जो है उस लोड को आसानी से उठा पाएं। वरना अगर सामान्य तरीके से उठाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ लीवर, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए हम जनरली लीवर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो सके और किसी वेट को हम आसानी से उठा सकें, ठीक है। अब अगर बात करें लीवर की, तो लीवर बेसिकली जो अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ा, उसी पे कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, इसमें भी क्या होता है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें, किसी भी लीवर का एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे बताता हूँ आपको, ये आपका आलम्ब है, यानी कि ये फलक्रम है या ये सपोर्ट है, इसके अबाउट जो है ये बॉडी, जो आपकी रॉड है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये फलक्रम, अब यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, कोई लोड, यहाँ पे आपका लोड है और इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो ये जो आपका प्रयास होगा, ठीक है, इसकी इस फलक्रम से दूरी को कहते हैं प्रयास भुजा या एफर्ट आर्म, ठीक है। और ये हो गया आपका भार भुजा या लोड आर्म। तो अगर बात करें दक्षिणावर्त मूवमेंट की, तो देखिए ये जो प्रयास होगा ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, पॉइंट ए को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा अबाउट पॉइंट ओ। तो जो दक्षिणावर्त मूवमेंट होगा वो क्या होगा, पी इंटू प्रयास भुजा या एफर्ट आर्म, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी इंटू एफर्ट आर्म बराबर यहां से लोड डब्ल्यू इंटू वेट आर्म, है ना, लोड आर्म या वेट आर्म। यही जो है हमारा, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मूवमेंट होता है वो कंजर्व रहता है अगर बॉडी संतुलन में है ना, बैलेंस्ड है। तो यहाँ से जो हमारा लीवर का प्रिंसिपल है वो मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे ही कार्य करता है। यहाँ पे हम लीवर के वेट को और जो रोटेशन पे, यहाँ पे आलम पे या फलक्रम पे जो फ्रिक्शन होता है उसको हम निग्लेक्जिबल मान के चलते हैं, मानते हैं कि ये हमारा कार्यरत नहीं है, और उसको मान के फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लीवर, यानी कि उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। तो जनरली क्या होता है, हम अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल लीवर या सरल लीवर, सरल उत्तोलक, और दूसरा होता है कंपाउंड लीवर या यौगिक उत्तोलक। तो पहले बात करते हैं सरल उत्तोलक की। अब अगर सरल उत्तोलक की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए, जनरली अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेट को हम डब्ल्यू से, फलक्रम को ओ से, और जो एफर्ट होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बात करते हैं सरल उत्तोलक हमारा, तो सरल उत्तोलक बेसिकली तीन प्रकार का होता है। पहला क्या है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक या क्लास वन लीवर। अब अगर हम क्लास वन लीवर की बात करें तो इसमें जो आपका फलक्रम होता है या आलम्ब होता है, या ओ से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, बीच में रहेगा। उसके एक साइड जो है वो वेट रहता है या भार या डब्लू रहता है, और दूसरे साइड आपका एफर्ट होता है, पी होता है, प्रयास होता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब अरेंजमेंट होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक या फर्स्ट क्लास का लीवर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आलम्ब है या फलक्रम है, ये आपकी प्रयास भुजा है, यहाँ पे आपका एफर्ट लग रहा है और यहाँ पे आपका वेट है, ठीक है।
अब बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका हो गया तराजू, ठीक है, या आपका हो गया नल। एक साइड में वेट होता है, एक साइड में नल का जो सपोर्ट होता है बीच में, जिसको फलक्रम बोलते हैं, और एंड पे आप क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल हो गए। अब इसी तरीके से अगर बात करें सेकेंडरी या सेकेंडरी लीवर या सेकेंड क्लास सेकेंड लीवर, तो इसमें क्या होता है, आप एक याद रखिएगा कि जो इसमें आपका वेट होता है, भार, वो आपका बीच में होता है। मतलब जो भार आपका डब्लू होगा वो बीच में होगा, और जो आपका एफर्ट होगा और लोड होगा वो आपके दोनों एंड में होगा, है ना। जैसा कि आप जो आपकी पिक्चर है उसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भार है वो पॉइंट बी पे कार्य कर रहा है, हमारा यहाँ पे जो वेट है वो पॉइंट बी पे कार्य कर रहा है, ए पे हमारा हम एफर्ट अपना लगा रहे हैं, और ओ क्या है, ये आपका फलक्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल की बात करें, आपका हो गया कूड़ा ढोने वाली गाड़ी आपने देखा है, जो ऐसे हाथ में उठा के चलते हैं, वहां पे क्या होता है, फलक्रम आपका नीचे की तरफ पहियों पे होता है, जो आपका लोड है वो आपका बीच में होता है, या आप देख लीजिए आपका इसकी बात करें, नट क्रैकर एक तरीके से, या व्हील व्हील वैरो जिसको बोलते हो अंग्रेजी में, या हिंदी में आप बोलते हो कूड़ा गाड़ी। कूड़ा गाड़ी में क्या होता है कि जो पहिया होता है वो उसका क्या होता है, आपका एक तरीके से फलक्रम का कार्य करता है, वेट आपका बीच में होता है, एफर्ट आप वो दोनों जो हत्थे होते हैं उनको पकड़ के लगाते हो, ठीक है। उसके अलावा एक नट क्रैकर भी इसका एग्जाम्पल है, जिसे आप फोड़ते हो, या उसको क्या बोलते हैं, सरौता, है ना। सरौते में भी क्या होता है, आपका वेट बीच में रखा होता है, एंड पे जहाँ पे वो दोनों जुड़े होते हैं आर्म्स, वो क्या होता है, आपका लीवर होता है, आपका फलक्रम होता है, और जहाँ पे आप प्रेस करते हो उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लीवर की, या तृतीय प्रकार के उत्तोलक की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एफर्ट होता है, पी या प्रयास, वो बीच में होता है, ठीक है, वो आपका बीच में होता है, और आपका जो आपका फलक्रम होता है वो एक एंड पे होता है, दूसरे एंड पे वेट होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, आप स्टेपलर को ले लीजिए। स्टेपलर में आप क्या करते हैं, बीच में दबाते हैं, एक एंड पे आप, मतलब बीच में आप एफर्ट लगा रहे हैं, या आप खाना बनाने जो रोटी बनाने वाली वो होता है चिमटा, उसको देख लीजिए, आप बीच में दबाते हैं, ठीक है। एंड पे एक आप रोटी पकड़ते हैं, एक पे आपका जो फलक्रम होता है वो होता है। तो इस तरीके से ये तीनों प्रकार के उत्तोलक के आपने एग्जाम्पल्स देख लिए। अब बात करें तो जैसे मैंने बताया था, भार गुणे भार भुजा बराबर प्रयास गुणे, ये लेबर ऑफ लीवर का प्रिंसिपल होता है, प्रयास गुणे प्रयास भुजा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो भार डब्लू, भार भुजा हमारी क्या है, मान लीजिए ओबी, यही तो है भार भुजा, पॉइंट बी पे वेट लग रहा है फलक्रम से, तो ये हो गई भार भुजा। उसके अलावा आपका एफर्ट लग रहा है पी, और कहाँ से लग रहा है, फलक्रम से, तो ओ ए आपकी क्या हो गई, प्रयास भुजा। तो अगर हम डब्लू बाई पी यानी कि वेट बाई
आपका जो एफर्ट है उसकी बात करें तो ओ ए यानी कि प्रयास भुजा बटे भार भुजा, यानी कि भार बटे प्रयास इक्वल टू प्रयास भुजा बटे भार भुजा, यही होता है ना। इसी डब्ल्यू बाई पी को ही हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं या यांत्रिक लाभ बोलते हैं लीवर का। देखिए कैसे, अब जैसे जो आपका लीवर है, ठीक है, अगर हम उसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो भार तथा जो एफर्ट होता है उसके अनुपात को ही हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। इसको लिवरेज या यांत्रिक लाभ भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगी डिफिनेशन मैकेनिकल एडवांटेज की, भार बटे प्रयास या प्रयास भुजा बटे भार भुजा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए लीवर का एक बहुत ही एक्सटेंसिव जो यूज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप जैसे ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में जाएंगे आपको इसका बहुत बहुत जगह आपको एप्लीकेशन मिलेगा डिफरेंट मशीन्स में। बेल क्रैंक लीवर, इसमें क्या होता है कि इसमें दो भुजाएं होती हैं जो कि एक डेफिनिट एंगल पे रहती हैं। अब इनका जो इस्तेमाल है आप बहुत ही डिफरेंट मैकेनिज्म और मशीन्स में आप बेल क्रैंक लीवर का इस्तेमाल देख सकते हैं। अगर देखिए इसमें क्या होता है सॉरी, सो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें बेल क्रैंक लीवर की तो जनरली एयरक्राफ्ट में आप देख सकते हैं। उसके अलावा और भी मशीन्स हैं जिसमें आपको बेल क्रैंक लीवर का जो एग्जांपल है वो मिल जाएगा। बात करते हैं कंपाउंड लीवर की, तो इसमें क्या होता है दो या दो से अधिक जो है वो बेल क्रैंक लीवर्स को कंबाइन करके या मिला के बनाया जाता है, ठीक है। और इनका जो हम एप्लीकेशंस देखते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में इसका एप्लीकेशन देखा जाता है। अगर बात करें कंपाउंड लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज की, तो जितने लीवर लगे हों, ठीक है, जैसे कि 3 लगे हैं तो पहले का मैकेनिकल एडवांटेज इनटू मतलब कंसेक्यूटिवली आप मल्टीप्लिकेशन करके तीनों के क्या नाम है मैकेनिकल एडवांटेज को, और कंबाइंड का कंपाउंड योगी का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल जो है लीवर बेस पे वो देखते हैं कि लीवर्स के कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला, जैसे कि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक मनुष्य अपने कंधे पर रखी हुई एक छड़ के सिरे पर 500 न्यूटन का भार उठाए हुए है तथा दूसरा सिरा हाथ में पकड़े हुए है। मतलब कि जैसे कि आप एक अपने शोल्डर पे एक छड़ ले लीजिए, उसको हाथ से उसके पीछे कुछ वेट क्या नाम है लटका दीजिए और आगे हाथ से उसको पकड़ लीजिए सपोर्ट देने के लिए। सेम वैसे कंडीशन है। तो ये शोल्डर है, ये आपका फलक्रम एज अ फलक्रम काम करेगा। एफर्ट आप आगे की तरफ जो हाथ से पकड़े हैं वहां लगाएंगे और वेट आपका पीछे की तरफ काम करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि छड़ 1 मीटर लंबी है, जो रॉड है उसकी टोटल लेंथ आपको 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। और भार तथा कंधे के बीच की यानी कि लोड पे जो ये डिस्टेंस है आपकी वेट वेट आर्म जिसको बोलते हैं या आपका भार भुजा जिसको बोलते हैं वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 40 सेंटीमीटर जो है आपका प्रयास भुजा या आयास है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो रिएक्शन होगा लीवर का कंधे पे कितना बल लगेगा, दैट मीन्स जो लीवर पे सॉरी फलक्रम पे जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा वो हमें पता करना है। तो आपको पता ही है कि लोड बाई डब्ल्यू ये क्या होता है हमारा आयास, ओ सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है कि प्रयास भुजा बटे भार भुजा। अब देखिए प्रयास भुजा आपकी ये है, भार भुजा ये है। प्रयास आपका 500 न्यूटन का है और
भार आपको नहीं दिया हुआ है कि दिया हुआ है? नहीं, भार नहीं दिया हुआ है। भार आपका 500 दिया हुआ है, एफर्ट आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? पहले एफर्ट निकालना है, तो आप टोटल कंबाइंड रिएक्शन निकाल पाएंगे। तो एफर्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे वेट बाई एफर्ट इक्वल टू क्या होता है? वेट आपका कितना है? 500, एफर्ट आपका पी, तो वेट बाई पी इक्वल टू हो जाएगा, जो आपका एफर्ट भुजा होगी यानी कि 60 सेंटीमीटर अपॉन भार भुजा यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम एफर्ट की बात करें तो एफर्ट बराबर क्या हो जाएगा? वेट गुणे बीसी, यानी कि बीसी क्या होगी हमारी? भार भुजा। वेट गुणे भार भुजा बटे प्रयास भुजा। अब भार भुजा आपको 40 दिया हुआ है, प्रयास भुजा 60 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका जो लोड है बी, एफर्ट है आपका पी, वो निकल आएगा। अब आपको पता है रिएक्शन जो होती है आर बराबर वो वेट अपॉन जो आपका एफर्ट होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिया हुआ है कि एक उत्तोलक है, उत्तोलक क्षण ए बी है, ठीक है, जिसका आलंब, ये पॉइंट सी आपको दिया हुआ है, जहां पे आपको सपोर्ट है यानी कि ये फलक्रम है, इसी के अबाउट रोटेट करेगा। ए सिरे पर एक भार डब्लू जो है वो लगा है, जो बी पर 250 न्यूटन का बल लगाकर उठाया जा सकता है। यानी कि जो ये वेट डब्लू है, इसको अगर हम बी पर 250 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो उठ जाएगा। डब्लू का मान पूछता है, सिंपल सा है कि भार गुणे भार भुजा इंटू प्रयास गुणे प्रयास भुजा। तो भार हमारा डब्लू, भार भुजा हमारा 1 मीटर, ठीक है, और प्रयास भुजा 3 मीटर, और लोड 250, तो 3 गुणे 250 बटे 1, दैट मीन्स 3 इंटू 250 बराबर 750 न्यूटन। ऐसे ही एक और एग्जांपल आइए देखते हैं। दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर लंबा तथा 40 न्यूटन भार का एक समान दंड मेज इस प्रकार रखा हुआ है कि मेज के किनारे से 10 सेंटीमीटर बाहर निकला है। यानी कि जो आपका एफर्ट फलक्रम है वो आपका एंड हो जाएगा मेज का किनारे, और उसके जो मेज है उसके 10 सेंटीमीटर आगे निकला हुआ है ना। तो यानी कि ये पॉइंट सी से 10 सेंटीमीटर आगे निकला हुआ है। निकले हुए सिरे पर अधिकतम कितना भार लटकाया जा सकता है? अच्छा, यहाँ पे आपका वेट पूछ रहा है, तो अगर वेट पूछ रहा है तो आपका फलक्रम क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगर बात करेंगे, वही प्रिंसिपल फिर काम करेगा जो लीवर का प्रिंसिपल है, डब्लू इंटू वेट भुजा। अब वेट भुजा तो हमारी भाई यहीं से लटकाया गया है 10 सेंटीमीटर आगे, तो यही हमारी भार भुजा हो जाएगी, फलक्रम से दूरी AC। उसके अलावा यहाँ पे वेट रखा हुआ है, दंड मेज का वेट जो है यहाँ पे है 40 न्यूटन, तो 40 गुणे GC, इस तरीके से हमारा वेट 200 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 मीटर लंबी एक भारहीन छड़, यानी कि जो रॉड है उसका कोई वेट नहीं है, कि सिरे पर कब्जा लगा है, ठीक है, कि सिरे पर कब्जा लगा है, इसको दूसरे सिरे पर एक रस्से द्वारा 45 डिग्री कोण पर क्षैतिज स्थिति में पकड़ा गया है। यानी कि यहाँ से 45 डिग्री पे एक रस्सी के द्वारा पकड़ा गया है। यदि कब्जे से 2 मीटर की दूरी पर 200 न्यूटन का भार लटकाया गया हो, कब्जे से 2 मीटर की दूरी पर, ये कब्जा है आपका, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर 200 न्यूटन का भार लटकाया गया है, तो रस्से में तनाव ज्ञात करिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है टेंशन पूछ रहा है, तो चाहे आप ये
टेंशन का कॉस जिससे वो कॉस थीटा है वो इसकी डायरेक्शन में आएगा ए की, और साइन थीटा ऊपर। चाहे आप जो आपका बिंदु है टी साइन थीटा उसको वर्टिकल डायरेक्शन में लगा लीजिए और बैलेंस कर दीजिए, है ना। तो अगर हम बात करें मूवमेंट के बैलेंसिंग की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारे पास ये दिख रहा है bn, ठीक है, ये टेंशन है। तो इसका दो इफेक्ट आएगा, एक इसके परपेंडिकुलर आएगा और एक इसकी डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें an, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर an की बात करें तो an बराबर क्या हो जाएगा, ab का कॉस कंपोनेंट ही होगा, ab cos 45 बराबर an होगा, है ना। तो यहाँ से an हमको मिल जाएगा। अब अगर हमको an मिल गया तो देखिए एक फोर्स लग रहा है टॉप T, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको यहाँ से मिल गई। वैसे अगर ये परपेंडिकुलर 45 ना लग के परपेंडिकुलर T लग रहा होता तो फिर हम AB डिस्टेंस लेते, लेकिन ये क्या है 45 डिग्री पे लग रहा है, तो हमको इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से चाहिए, वो हमने AN के थ्रू निकाल लिया। तो T इंटू AN बराबर दूसरा लोड कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है 200 न्यूटन इंटू AC। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो AC की डिस्टेंस हमको पता है 2, तो जो AN है AN भी हमने निकाल लिया है, तो हमारा टेंशन पता चल जाएगा। तो ये जो है कुछ आपके एग्जाम्पल्स जो कि लीवर बेस्ड थे, तो वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए। अब आपके जो कुछ एग्जाम्पल बच रहे हैं, जैसे कि जो कंपाउंड लीवर बेस्ड हैं, वो एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो रिमेन टॉपिक है, इसके आगे की टॉपिक, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को, जो भी आपके टॉपिक्स बताए गए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरी प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो बेफिक्र होकर आप विदाउट हेजिटेशन कॉल या मैसेज के थ्रू आप उस टॉपिक को अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं समझ में आता है, या जो बुक में पीछे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कोई नहीं समझ में आते, आपको कोई भी डाउट है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या ग्रुप में ही अपने जो है क्वेश्चन करके और अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके जो रिमेन टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।